हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक प्रजनन तंत्र की क्लास नंबर 2 करवाने वाले हैं। आज जो है दोस्तों प्रजनन तंत्र यहाँ पे हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हमने आपकी एक क्लास और ली है प्रजनन तंत्र की, उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है और जितने भी हमने अभी तक वीडियो कराई दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने टॉपिक वाइज बना दी है और चैप्टर वाइज बना दी है। तो आप सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रजनन तंत्र की क्लास नंबर 2। निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडीज की रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों, वह विधि है हमारी कॉन्डोम। कॉन्डोम का उपयोग जो है ये कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यौन क्रिया के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग करके कुछ हद तक एसटीडी यौन संचालित रोग का रोकथाम किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है? दोस्तों, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह है हमारी कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी का उपयोग जो है एक गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, कॉपर टी एक गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बढ़ाती है। अन्य जैसे कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां, सर्जरी, ये सभी गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भधारण को रोकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमिलन को दर्शाता है, ये हमको बताना है। विधि दोस्तों, और ये उसकी क्या है, प्रभाव है। दोस्तों, कॉपर टी जो है ये क्या करती है? कॉपर टी जो है निषेचन इससे क्या हो जाता है, रुक जाता है। कॉपर टी का क्या प्रभाव होता है? निषेचन इससे रुक जाता है। मुखी गोलियां जो है दोस्तों, ये क्या करती है? ये रोपण रुक जाता है। किसकी वजह से? मुखी गोलियां की वजह से। अगर मुखी गोली विधि का उपयोग करते हैं तो क्या रुक जाता है? रोपण रुक जाता है। कॉन्डम विधि का उपयोग करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? कॉन्डम विधि का उपयोग करते हैं तो शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। नलिका उच्छेदन की बात करें तो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। कौन सी विधि में? नलिका उच्छेदन में। तो कॉपर टी निषेचन रुक जाएगा। कॉन्डम मुखी गोलियां क्या होगी? रोपण रुक जाएगा मुखी गोली से। कॉन्डम शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते और नलिका उच्छेदन जो है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। कौन सी विधि से? नलिका उच्छेदन विधि से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है ना दोस्तों, कॉपर टी से क्या होगा? निषेचन रुक जाएगा। मुखी गोलियां से क्या होगा? रोपण रुक जाएगा। कॉन्डम से क्या होगा? शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। नलिका उच्छेदन का उपयोग से क्या होता है? अंडाशय गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है, तो ये है नाखूनों में वृद्धि। नाखूनों में वृद्धि जो है ये वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। दोस्तों, बालक बालिकाओं में यौनारंभ के शुरुआत होने के लक्षण हैं लंबाई में अचानक वृद्धि होना, आवाज का बदलना, शरीर के आकार में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव आदि। जबकि नाखूनों में वृद्धि मनुष्य के जन्म से उसके शरीर के उपस्थिति तक जारी रहता है, अतः यह यौनारंभ का लक्षण नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में निम्न में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है, हमको गलत विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, गलत विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होता। यही क्या है, हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गर्भ निरोधक उपकरणों का उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है जिसमें प्राकृतिक जनन प्रक्रिया अवरुद्ध होती है।
अंततः यह प्रक्रिया जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बल मिल सकता है। जबकि प्रश्न अनुसार विकल्प बी गलत है, क्योंकि गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग का अनुषंगी प्रभाव होता है, साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है? तो कौन सा विकल्प जो है दोस्तों सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है? तो दोस्तों टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, फिर पेनिस। ठीक है, शुक्राणु कैसे मुक्त होते हैं? टेस्टिस से वास डिफरेंस में आ जाते हैं, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में जाते हैं, और यूरेथ्रा से किस में जाते हैं? पेनिस में जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने का पथ है। ठीक है, टेस्टिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से पेनिस में, और इस प्रकार से जो है शुक्राणु मुक्त होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल में मदद करती है? दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर क्या करती है? ये अंडाशय से अंडों को मुक्त होने से रोककर जो है ये जन्म नियंत्रण में मदद करती है। कौन सी गोलियां? गर्भ निरोधक गोलियां। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां अंडाशय से अंडों को मुक्त होने से रोककर जन्म नियंत्रण में मदद करती है। गर्भ निरोधक गोलियों में दो कृत्रिम हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को रोकने का काम करते हैं। कौन? क्या बोलते हैं अपना गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो दोस्तों स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जो है ये केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। दोस्तों किशोरावस्था बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का चरण है। किशोरावस्था क्या है? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का चरण है। यह मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित है। प्रारंभिक किशोरावस्था जो कि 11 से 14 वर्ष तक होती है, मध्य किशोरावस्था जो कि 15 से 17 वर्ष के बीच होती है, और उत्तर किशोरावस्था जो कि 18 से 21 वर्ष के मध्य में होती है। दोस्तों किशोरावस्था में विकास के 2 स्तर दिखाई पड़ते हैं, एक क्रमिक विकास और एक त्वरित विकास। लड़कियों महिलाओं में प्रथम शारीरिक परिवर्तन स्तन विकास है। यह लक्षण लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। साथ ही अन्य परिवर्तन विकसित होते हैं, जैसे मधुर आवाज लंबाई में, ये किसमें हो रहा है? लड़कियों में ना। मधुर आवाज, लंबाई में वृद्धि, बालों का उगना, मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, मासिक धर्म की शुरुआत, ये सभी जो है लड़कियों में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं। दोस्तों प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। दोस्तों प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। नर युग्मक उत्पन्न करता है तथा मादा जो है मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो कि अगुणित होते हैं। नर या मादा युग्मक के संलयन के उपरांत युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। कैसे होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों माँ के गर्भ में बच्चा जो है ये बीजांडासन से अपना पोषण प्राप्त करता है। किससे? बीजांडासन से। ठीक है दोस्तों, माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? दोस्तों लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। कितने? 2 प्रतिरूप। दोस्तों प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बने युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बने युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के 2 प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक माता पिता से एक प्रतिरूप आती है।
लैंगिक जनन प्रक्रिया के दो मुख्य चरण हैं, अर्धसूत्री विभाजन और तथा निषेचन। कौन कौन से? अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन जो है ये लैंगिक जनन प्रक्रिया के दो मुख्य चरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है? एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को दोस्तों युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज जायगोट कहा जाता है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है, अर्थात अंडाणु एवं शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मादा के शरीर के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे एक देश कहते हैं। दोस्तों मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। दोस्तों मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग हम यूरेथ्रा कहते हैं। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर हमारे शिश्न के शिखर पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मादाओं में मूत्र मार्ग योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ता है, जबकि मादा का मूत्र मार्ग यूरोजेनिक साइनस में खाली हो जाता है। किसमें खाली हो जाता है? यूरोजेनिक साइनस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है? दोस्तों गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। ऐसी भ्रूणी कोशिका जिसमें युग्मक विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म कोशिका, जर्म सेल कहते हैं। यह मानव में दो प्रकार की होती है। नर जर्म कोशिका, इससे चल कोशिका स्पर्म का निर्माण होता है, और मादा जर्म कोशिका, इससे अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है? अन्य प्रजनन प्रक्रियाओं की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संततियों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में दोनों युग्मक अलग अलग संततियों से आते हैं तथा उनमें गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके कारण संतति में नए लक्षणों का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन डैश। दोस्तों अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में जो है नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। किसमें? अलैंगिक प्रजनन में। दोस्तों अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर की बात करें तो एक एक करके अंतर देख लेते हैं। यह है दोस्तों अलैंगिक जनन और यह है हमारा लैंगिक जनन। दोस्तों इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। किसमें? अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में इसमें दो जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती, और इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। युग्मकों का निर्माण नहीं होता, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है। इसमें जनक एवं संतति केवल अनुवांशिक रूप से समान होते हैं और शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। इसमें लैंगिक प्रजनन में। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? दोस्तों पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है हमारा वृषण। कौन सा? वृषण जो है ये पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है। दोस्तों पुरुषों के जनन तंत्र में प्राथमिक यौन अंग वृषण एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, शिश्न, पेनिस जिसे हम बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि होते हैं। पुरुषों में दो अंडाकार वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर होते संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती है, और प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्राणु जनन नलिकाएं एक ढीले संयोजी ऊतक से निलंबित होती है। इन नलिकाओं के अंदर जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है ना? ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगैमी कहलाता है। दोस्तों सिंगैमी जो है ये एक शुक्राणु का एक अंडाणु में संयुग्मन जो है ये कहलाता है हमारा सिंगैमी। क्या कहलाता है? सिंगैमी कहलाता है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। एक नर युग्मक अंडज के भ्रूण कोश में अंड से संलयित होता है तो नर एवं मादा युग्मकों का यह संलयन युग्मक संलयन कहलाता है, मतलब सिंगैमी कहलाता है। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो यह है दोस्तों हमारा गर्भाशय। गर्भाशय जो है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय जो हिस्सा है ये अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है जो उदर गुहा के निचले श्रोणि भाग में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहते हैं जो योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है? तो दोस्तों गर्भाशय जो है ये गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? दोस्तों इम्प्लांटेशन जो है ये एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ये जो है इसकी प्रक्रिया है। किसकी? इम्प्लांटेशन जो है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, मनुष्यों में निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज का विदलन प्रारंभ होता है। 4 दिनों में 4 बार सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 16 कोरक खंडों की एक गोल ठोस संरचना बनाती है। यह संरचना मारूला कहलाती है। क्या कहलाती है? मारूला। यह गर्भाशय में पहुंचकर एक पोषक तरल से भरी हुई गुहा ब्लास्टोसिल बना लेती है। भ्रूण की इस प्रावस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसके बाहर की ओर पोषक स्तर ट्रोफोब्लास्ट होता है। निषेचन के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी भित्ति से चिपक जाता है। इस समय इसकी बाह्य सतह से कुछ उंगली सदृश प्रवर्ध निकलकर गर्भाशय भित्ति के अंत स्तर में घुसकर भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ देते हैं। यह क्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये मूत्राशय के नीचे मौजूद है। कहाँ पे? मूत्राशय के नीचे। दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होता है तथा पुरुषों में यह मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ग्रंथि स्त्राव सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। दोस्तों मानव शरीर में प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि है। क्या है? एक ग्रंथि है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? दोस्तों अंडा अंडाशय से कोख में जो है ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। किसके माध्यम से? डिंब वाहिनी, फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से लाया जाता है। दोस्तों अंडाशय के ग्राफिन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब में जाता है। किसमें जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन नली की दीवार की तरंग गति तथा म्यूकोसा के सिलिया द्वितीयक अंडक को नली में नीचे की ओर खींचते हैं। मनुष्य स्त्री में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपरी 1/1 भाग में होती है। किसमें होती है? ऊपरी 1/3 भाग में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों ये है गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष ऊतक जिसे हम गर्भनाल कहते हैं, इसकी सहायता से मां के रक्त से क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भनाल प्लेसेंटा का विकास होता है, जिसका प्रमुख कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराना है। यह पोषण मां के रक्त से प्राप्त होता है। दोस्तों गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है और गर्भनाल जो है मां और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा जो है जो काम किया जाता है, ये काम क्या है? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना जो है ये प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा कार्य किया जाता है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है हमारा कौन सा? प्लेसेंटा। कौन सा? प्लेसेंटा। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। दोस्तों भ्रूण जो विकसित होता है वो है गर्भाशय। कौन सा अंग है वो? गर्भाशय में ही भ्रूण क्या होता है? विकसित होता है। वह अंग जहां भ्रूण विकसित होते हैं गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग है
जो मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव सहित कई प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी भी हम कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल क्या बोलते हैं? ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल बर्थ केनल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति 3 ऊतकों वाली होती है, जो गर्भाशय गुहा को क्या करती है? स्थित करती है। एक होती है बाहरी झिल्ली स्तर, परिगर्भाशय, एक होती है मध्य मोटी चिकनी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, और एक होती है आंतरिक ग्रंथि गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि वे गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचित होते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्रसन डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। दोस्तों व्रसन जो है ये अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ पे? अंडकोश की थैली में। दोस्तों व्रसन टेस्टस जो है अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। व्रसन को पुरुष की प्रजनन ग्रंथियां भी कहा जाता है। यह शुक्राणु का क्या करती है? उत्पादन करती है। व्रसन को उदर गुहा से बाहर रखना आवश्यक है, क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि उदर गुहा में अपेक्षाकृत ताप कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज का। दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जायकोट का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन हम कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। किसमें होती है? अंडवाहिनी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो दोस्तों युग्मक जो है यह एक प्रजनन कोशिका है। देखते हैं अगला। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो है ये रजोदर्शन से होती है। किससे होती है? रजोदर्शन से। दोस्तों मादा प्राइमेटो, बंदर, कपी एवं मनुष्य में होने वाले जनन चक्रों को आर्तवर चक्र, कौन सा? आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। प्रथम ऋतु स्त्राव रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को चक्रों को आर्तव चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडजनन। क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। दोस्तों मादाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित नर शुक्राणु अगुणित मादा अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसमें नर एवं मादा के जीन का आधा हिस्सा क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों मानव शरीर में निषेचन की क्रिया जो है ये फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्त्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है। दोस्तों कोलोस्ट्रम जो है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के नवजात शिशु की स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्त्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम स्तनधारियों के स्तन द्वारा निर्मित दूध का एक रूप है। कोलोस्ट्रम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विभिन्न प्रकार के खनिज एवं एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण जो है गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग होता है। ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन?
एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है। तो ये स्थिति है दोस्तों हमारी यौवन। इसे क्या कहा जाता है? यौवन कहा जाता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस अवस्था को यौवन या यौनावस्था हम कहते हैं। यौनावस्था, किशोरावस्था तथा वयस्कता के बीच की मनोसामाजिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की अवधि होती है। कौन सी? यौनावस्था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों वह उम्र है किशोरावस्था। कौन सी उम्र? किशोरावस्था। किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों किशोरावस्था के दौरान पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और लिंग हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। यह 12 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष तक रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो दोस्तों शुक्राणु और युग्मक के संयोग की वह प्रक्रिया जो युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है वो है हमारी निषेचन। कौन सी? निषेचन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। युग्मक यूकेरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका है जिसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण जो है ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। दोस्तों जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? दोस्तों पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो दोनों पैरों के मध्य शिश्न के दोनों ओर लटकते रहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं। चूंकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना की दृष्टि से वृषण एक अंडाकार रचना है जो पोरोटोनियम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। इसमें बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या करती है? स्त्रावन करती है। ठीक है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं दोस्तों? तो पुरुष में जो है 2 अंडकोश होते हैं। कितने होते हैं? 2। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है और भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह के अंत तक रहती है। दोस्तों भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है और भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह के अंत तक रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो वो है दोस्तों हमारी शुक्रवाहिका। कौन सी? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। दोस्तों शुक्राणु अस्थायी रूप से जो है अधिवृषण में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में। दोस्तों परिपक्व होने वाले शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर अधिवृषण में आते हैं।
शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक ये अधिवृषण में जमा होते रहते हैं, जहां इन्हें पोषण मिलता है। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्खलनी वाहिका के द्वारा शुक्र वाहिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये लगभग 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? दोस्तों, पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है हमारा शुक्र वाहिका, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। जीवों के प्रजनन भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। प्रजनन अंग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दोस्तों, पुरुषों में प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं? वृषण एवं वृषण कोश, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और शिश्न मतलब पेनिस। महिला के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं? अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि। ठीक है, अंडवाहिनियां मतलब फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन महिला जनन अंग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों, ये महिला जनन अंग नहीं है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, ये जो है अंडाशय, ओवरी जो है, ये मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका दोस्तों जो है, ये मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो दोस्तों, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। दोस्तों, गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तक इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना है। इसके साथ आगे चलकर गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? दोस्तों, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे जो है, ये अंडाशय ओवरी में निर्मित होते हैं। ठीक है, मादा रोगाणु कोशिकाएं फीमेल जर्म सेल अंडाशय में निर्मित होती है। मादा जनन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं। लड़की के जन्म के समय से ही ये कोशिकाएं अंडाशय में अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती है, जो यौनावस्था के प्रारंभ होते ही परिपक्व होने लगती है। ठीक है, ग्राफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ग्राफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को जो है कोटर एंट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटर या फिर एंट्रम। दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल डिंबाशय की गुहिका को एंट्रम कोटर कहते हैं। एंट्रम कोटर शरीर के भीतर पेट का निचला हिस्सा एक कक्ष या गुहिका होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणु के द्वारा लाए गए पोषण द्रव्य से पाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। दोस्तों, शुक्रवाहिका के द्वारा जो है शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। मानव में नर जननांग का नाम वृषण है और यह वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव कर उसे पोषण प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो दोस्तों, गर्भाशय ग्रीवा जो है, ये नर प्रजनन अवयव नहीं है। दोस्तों, नर प्रजनन अवयव शरीर के श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, अंडकोश की थैली आदि सभी नर प्रजनन अवयव सम्मिलित है। जबकि गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूटेरस आदि स्त्री जनन अवयव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे डैश कहते हैं। दोस्तों, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है? तो भ्रूण नाल कहा जाता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? भ्रूण नाल। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? बीजवाहिका फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका फेलोपियन ट्यूब के द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका मादा जनन अंग का नलिकाकार भाग है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये अंडाणुओं का वहन करते हैं, अर्थात यह अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो फेलोपियन ट्यूब इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है।
फैलोपियन ट्यूब एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, कौन? फैलोपियन ट्यूब। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उसे हम बोलते हैं गर्भनिरोध। क्या बोलते हैं उसे? हम गर्भनिरोध बोलते हैं। कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मनज और गर्भाशय की दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे महिला गर्भधारण से बच सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? दोस्तों यह अंग है शुक्राणु। शुक्राणु में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। मनुष्यों में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु स्पर्म में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष जनन कोशिकाएं होती है, जिनका मुख्य कार्य महिला जनन कोशिकाओं के अंडाणु के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करना, मतलब युग्मनज का निर्माण करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। दोस्तों प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो ये गर्भाशय की दीवारों पर संकुचन के कारण जो है प्रसव पीड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिकाओं को निषेचित करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग डैश महीने लगते हैं। तो दोस्तों माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है। कितने महीने का? 9 महीने का। सामान्यतः गर्भधारण की तिथि से 9 माह की समयावधि बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त होता है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में यह समयावधि घट या बढ़ सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मज या फिर युग्मनज जाइगोट या जाइगोसाइट कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। दोस्तों मनुष्यों में निषेचित अंडा जो है ये गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। किसमें? गर्भाशय के स्तर में। मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन के बाद बना युग्मनज गर्भाशय भित्ति से आकर जुड़ जाता है, जिसे आरोपण या अंतरोपण कहते हैं। कुछ समय के बाद गर्भाशय की भित्ति एवं भ्रूण के मध्य एक डिस्कनुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण एवं मां के बीच ऑक्सीजन एवं अवशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के माध्यम से। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो निषेचित अंडा युग्मज जो है दोस्तों ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। किसमें? गर्भाशय में। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त जो है दोस्तों गर्भाशय की परत के टूटने के कारण बहता है। किसके कारण? गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जो है दोस्तों ये वंशागत हो सकती है। कैसे हो सकती है? वंशागत हो सकती है। ठीक है दोस्तों प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती है। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता से वंशागत लक्षणों को संतान में जाने के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। दोस्तों नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो है ये वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। दोस्तों नर जनन कोशिकाओं को उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का उत्पादन या निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। दोस्तों नर और मादा युग्मक मिलकर आपस में जो है क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों के
युग्मन या संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मज या युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह भ्रूण में विकसित होता है। कहाँ पे? भ्रूण में। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र मार्ग दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो यह है हमारा मूत्र मार्ग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विदल विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, विदलन विभाजन के संबंध में जो कथन सत्य है वो है कोशिका का आकार घटता है। ये जो कथन है वो क्या है? सत्य कथन हो जाएगा। विदलन की क्रिया युग्मनज में होती है। इसमें अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती है। जैसे जैसे ब्लास्टोमोर्स की संख्या में वृद्धि होती है वैसे ही कोशिकाओं का आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है। विदलन में न्यूक्लियर कोशिका द्रव्य अनुपात क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव डैश में प्रवेश करता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव जो है ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किसमें? मूत्र मार्ग में। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है जो उनके प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। पुरुष ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होता है। मूत्र मार्ग मूत्र को मूत्राशय से लिंग के रास्ते निष्कासित करता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। दोस्तों, निषेचित अंडा युग्मज जो है ये गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। दोस्तों, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का सफल मेल निषेचन कहलाता है। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है, जिसके बाद ही स्त्री के गर्भाशय में निषेचन से युग्मनज बनता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास इसी निषेचित अंडे से होता है जो बाद में एक शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह है उसका वृषण। वह भाग जहां पर पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम वृषण कहते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश स्कोट्रम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे हम? स्कोट्रम वो कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वृषण नलिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्त्रित होती है जिन्हें हम नर जन्म कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं इसे हम कहते हैं। नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, शुक्रवाहिका जो है ये सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। दोस्तों, पुरुषों में शुक्रवाहिका एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जो मूत्राशय से होकर आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है जिसे हम मूत्रमार्ग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तो एक साथ रखा जाता है। उसे डैश कहा जाता है। तो उसे हम बोलते हैं विट्रो। क्या कहते हैं? उसे हम विट्रो कहते हैं। दोस्तों, परख नली निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका निषेचन परख नली में शुक्राणु से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भधारण की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब महिला में किसी कारणवश गर्भ नहीं ठहरता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। दोस्तों, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान जो होता है वो होता है उसके वंशाणु का आधा, मतलब उसके जीन का आधा भाग। ठीक है, युग्मकों को प्रजनन कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें किसी जीव के सामान्य शारीरिक कोशिकाओं की तुलना में सिर्फ आधी मात्रा में ही डीएनए पाया जाता है या गुणसूत्रों की आधी संख्या में ही मौजूद होते हैं। मतलब गुणसूत्रों की आधी संख्या ही क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? दोस्तों, मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। क्या है? अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो अंडा है। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके पहले एक क्लास हमने करवाई थी आपको, वो क्लास आप देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास थी जहाँ पे आज प्रजनन तंत्र पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। आगे की क्लास हम
अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।